हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए पदम सिंह पाटिल और आज के इस सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में जो पेपर 8 है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है एंड 40 मार्क्स के लिए जो आपका इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये पर्टिकुलर सिलेबस जो है ये पिछले 3-4 साल से इंट्रोड्यूस किया गया है कि सीए इंटरमीडिएट लेवल पे भी इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट होने चाहिए और इसीलिए ये सीए करिकुलम में ये ऐड किया हुआ सिलेबस है। इसमें से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर रहेगा जिसके लिए मेरे खास दोस्त सीए हर्षित मालपानी ये पढ़ाते हैं और जो बचा हुआ 40 मार्क्स का पार्ट है इकोनॉमिक्स का वो मैं पढ़ाता हूँ सीए पदम सिंह पाटिल। नाउ पार्ट ये है कि इसके पहले कि हम ये सिलेबस में आगे पढ़े या इस सब्जेक्ट के बारे में आगे एक करके हम एक्सप्लोर करेंगे। टोटल इसमें आपके 4 चैप्टर्स कवर होते हैं एंड बिलीव मी बहुत बहुत ही बढ़िया ये सिलेबस है। मतलब ऐसा यूजुअली इकोनॉमिक्स के साथ हमेशा देखा जाता है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़े बहुत कंसेप्ट्स आते हैं, मेजोरिटी पार्ट लर्निंग का होता है। ये आपके साथ 11th-12th में हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा भी बोर्ड हो, मतलब आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो। यूजुअली ये होता है कि 11th-12th के इकोनॉमिक्स में थ्योरी पार्ट या लर्निंग पार्ट ज्यादा होता है। फिर सीपीटी या सीए फाउंडेशन लेवल पे भी समहाउ ये थोड़ा सा था। नाउ अब अगर हम बात करते हैं कि इंटर लेवल पे जितने भी चैप्टर्स है इसमें मेजोरिटी पार्ट आपका कंसेप्ट ओरिएंटेड है। ऑब्वियसली थ्योरी है, थोड़ा बहुत लर्निंग का पार्ट रहेगा, बट मेजोरिटी पार्ट में कंसेप्ट है और इसके एक एक कंसेप्ट आप अच्छे से अगर सीख जाते हो तो लर्निंग या आंसरिंग करना बहुत बहुत ईजी होता है। जिसमें से सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें 2 यूनिट है। पहला नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें सिर्फ 2 ही यूनिट है। बाकी अगर हम देखें आगे के चैप्टर में कहीं पे 3 कहीं पे 4 यूनिट है, इसमें 2 ही है। बट दोनों के दोनों यूनिट्स पूरी तरीके से कंसेप्चुअल डिस्कशन पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो इसके ऊपर हमारा काफी सारा टाइम इस पे रहेगा। तो ये ध्यान रखना। ये जो नोट्स अभी आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये यूट्यूब का जो लेक्चर यूट्यूब के लिए जो रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस नोट्स की लिंक्स मिल जाएगी। आज के सेशन में या शायद आज या आगे का 1-2 सेशन और रहेगा जिसमें हम सबसे बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं नेशनल इनकम के बारे में, उसके कंसेप्ट के बारे में। बहुत ही बेसिक डिस्कशन हमारा होने वाला है, बेसिक कंसेप्चुअल पार्ट। तो शायद ही आपको पहले 1-2 सेशन के लिए नोट्स की जरूरत पड़े, फिर भी ये नोट्स आपके लिंक के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे रहेंगे। ये जो पहला यूनिट है नेशनल इनकम का, ये पूरा के पूरा हमारे यूट्यूब चैनल एनरिच नॉलेज पे ये अवेलेबल रहेगा। पूरा ये फर्स्ट यूनिट आपको वहां पे अवेलेबल रहेगा। सो लेट्स सी, बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब काम की बात भी करते हैं रिलेटेड टू नेशनल इनकम। पॉइंट ऐसा है, इन जनरल अगर मैं बात करूं कि कहीं पे भी जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन की, अगर हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल की बात करो या कंपनी की बात करो, तो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, जब भी हम उनकी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वो है इनकम, कि उस पर्सन का इनकम कितना है। तो उस बेसिस पे हम उसका इकोनॉमिक स्टडी करते हैं। कोई कंपनी भी है तो भी हम देखते हैं कि कंपनी के अर्निंग्स कितने हैं। ये अर्निंग्स उनकी फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्राइब करती है। सेम वे जब हम किसी कंट्री के लिए बात करते हैं, किसी देश के लिए बात करते हैं, तो उस देश का पूरा नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, मैक्रो कंसेप्ट पे पूरे देश का नेशनल इनकम क्या है, ये सबसे पहला फैक्टर। इट इज नॉट द ओनली फैक्टर बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी इकोनॉमी, कि उस कंट्री का नेशनल इनकम कितना है। और ये नेशनल इनकम कितना है ये उस कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट करने में, स्टडी करने में हमेशा काम आता है। तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम इस कंसेप्ट को काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम इसी के कंसेप्ट पे और बेसिक्स पे हम बात करने वाले हैं, बट इसके पहले कि मैं ये बात करूं, हम अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे, अलग अलग सिचुएशंस लेंगे। जो भी मैं ये बेसिक्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये एग्जांपल्स आपको मेरे साथ लिखते रहने चाहिए। तो नोटबुक वगैरह रेडी रखना, प्रिपेयर रखना, तो आप मेरे साथ लिखते रहोगे तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा। और ये बना ही इस तरीके से या सिखाया ही इस तरीके से जाएगा, ये याद रखना। थ्रू आउट मेरे जितने भी सेशंस होंगे, बहुत बार ऐसा होगा कि टॉपिक्स के पहले हम बेसिक लेंगे और वो बेसिक्स कहीं पे भी प्रिंटेड नहीं रहेंगे, मेरे साथ आपको लिखने रहेंगे। और जब हम इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं कि हम समझते वक्त लिख लेते हैं, तो और ज्यादा अच्छे से याद रहता है। तो ये हमेशा लेक्चर्स के साथ याद रखना कि नोटबुक के साथ रेडी रहना, सो दैट जो भी मैं कंसेप्चुअल पार्ट पढ़ाऊं आप मेरे साथ लिख लो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नेशनल इनकम के जब कुछ सिचुएशंस हम देंगे, कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा, तब उस सिचुएशन में हमेशा हमेशा ये याद रखना है कि
मनी एग्जिस्ट करता है, मॉनिटरी सिस्टम है, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ नेशनल इनकम नहीं बोल रहा हूं मैं, ओवरऑल अगर कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी आप देखोगे या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, वो तभी पॉसिबल है जब हम उनको मॉनिटरी टर्म्स में देख सके। तो बेसिकली अगर हम इवोल्यूशनरी पार्ट पे बात करें कि जब मनी आया, मनी एज अ कंसेप्ट आया, मनी एज अ कंसेप्ट यूज होने लग गया, उसके बाद ही ये थेरीज बनी है। तो इसीलिए आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी हम सिचुएशंस लेंगे, क्योंकि कुछ अज्यूम्ड सिचुएशंस हम लेंगे समझाने के लिए, तो आपको ये याद रखना है कि वो सिचुएशन में हमेशा एक फैक्टर एग्जिस्ट करेगा और वो है मॉनिटरी सिस्टम, क्योंकि मनी टर्म्स में ही हमको इन सब चीजों की बातें करनी है इसीलिए। सो आते हैं आगे कंसेप्ट पे, टॉपिक पे बात करते हैं नेशनल इनकम और उसके बेसिक्स। तो ये बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और मेरे साथ लिखते रहना है, सो दैट आपको आगे ये काम आए रिवाइज करने के लिए भी और लर्न करने में भी आसानी हो जाएगी। सो बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बेसिक्स। अब जब हम बोलते हैं कि किसी एक पर्सन का इनकम है, वो उसका इंडिविजुअल इनकम है। जब नेशनल इनकम की बात है, सिंपलेस्ट वे, एकदम सिंपल पॉसिबल वे में अगर मुझे एक्सप्लेन करना है कि नेशनल इनकम क्या होता है, तो बेसिकली अगर कोई भी कंट्री है, से फॉर एग्जांपल ये कंट्री है, ये एक देश है, इस देश में लोग रहते हैं ऑब्वियसली, और जितने भी लोग रहते हैं इस कंट्री में, जितने भी लोग रहते हैं उन सब का, उस कंट्री के रेसिडेंट्स का इनकम अगर आप ऐड करो तो आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम। तो अगर मैं एकदम सिंपल वर्ड में बोलूं तो नेशनल इनकम is aggregate of income earned by all residents of country। तो सिंपल है, बात करना तो बहुत ही आसानी है। इस देश में इतने सारे लोग रहते हैं, इन सबको पूछ लो तुम्हारा इनकम कितना, तुम्हारा कितना, तुम्हारा कितना, तुम्हारा कितना, इन सबको ऐड करो तो आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। ये जो तरीका है कि हर किसी का इनकम आप पूछो और उस कलेक्ट करो, डेटा कलेक्ट करो और उसको ऐड करो, ये जो वे है इस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, ये नेशनल इनकम की इनकम मेथड से आता है। ये भी ध्यान रख लेना, ये भी काफी क्रूशियल फैक्टर होने वाला है, आगे जाके आप समझोगे कि जैसे कौन सी मेथड है उसके हिसाब से भी अप्रोच बदल जाता है। तो ये जो टाइप है ये इनकम मेथड है कि देश के सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करो, भाई तुमने कितना कमाया, तुमने 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 हर किसी से डेटा कलेक्ट होगा, तुम उसको ऐड करोगे और तुमको मिल जाएगा नेशनल इनकम। एज सिंपल एज दैट। बट ये बोलना आसान है, मतलब बहुत आसानी से मैंने बोल दिया, या बहुत आसानी से किसी ने सोच भी लिया होगा कि पूरे देश में जितने लोग हैं उन सबका इनकम ऐड करो आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम, वाह वाह क्या बात है। बट पॉइंट ये है कि इतने सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब अगर हम बात करें इंडिया की, मतलब जितने टाइम में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं उतने टाइम में इस देश की पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, इस दुनिया में लोगों की पॉपुलेशन बढ़ जाती। तो इमेजिन करो कि बहुत ज्यादा इजी नहीं है जब आप इनकम मेथड से जाते हो, या प्रैक्टिकली ये काफी टफ होता है, और इसीलिए सिर्फ एक मेथड पे डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता। इनकम मेथड टेक्निकली सबसे बेसिक और सबसे परफेक्ट मेथड है, मतलब यही तो होगा कि अगर मैं एग्रीगेट करूंगा तो मुझे नेशनल इनकम मिल जाएगा, बट सिर्फ इतने से नहीं होगा। और जब ये आज की डेट में भी डेवलप्ड नेशंस में ये मेथड फॉलो होती है, इनकम मेथड, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस, अगर हम बहुत सारे नेशंस, यूरोपियन नेशंस, यूएस वगैरह बात करें तो वहां पे पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है। दूसरा, उनके यहाँ इनकम टैक्स रिपोर्टिंग, डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म स्ट्रांग है, और इस वजह से वो रिलायबली इनकम मेथड फॉलो कर सकते हैं। ये आज की बात है। आज से 100-150 साल पहले जब नेशनल इनकम की थेरीज डेवलप हो रही थी, मैक्रो इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिस्ट जो है अलग अलग नेशनल इनकम की थेरीज ला रहे थे, तब तो ये इतना टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं था, तब भी ये डिफिकल्टी था कि इतने सारे लोगों का डेटा जमा करना, तो करना कैसे।
याद रखना, परफेक्ट नेशनल इनकम का नंबर तो आज भी नहीं मिलता। इवन आप अगर नेशनल इनकम के बुक्स पढ़ोगे, इवन हमारे नोट्स में देखो या स्टडी मटेरियल जो आपको इशू हुआ है, तो वहां वर्ड हमेशा यूज होता है नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, क्योंकि 100% एक्यूरेट नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनएक्यूरेट नंबर अगर थोड़ा बहुत भी है तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ऐसा नहीं। डेफिनेटली मैक्रो लेवल पे उसका यूजफुलनेस बहुत ज्यादा है। एक सेपरेट क्वेश्चन भी आएगा इसमें, थ्योरी यूजफुलनेस और सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम, वो भी हम पढ़ेंगे ही। बट पॉइंट ये है कि इस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना कि हर इनकम मेथड से हर सिटीजन से ये डेटा कलेक्ट करो और फिर ऐड करो, ये काफी डिफिकल्ट था। इवन जब स्पेशली जब ये थ्योरीज सारी डेवलप हो रही थी, फिर इवेंचुअली जो भी एक्सपर्ट्स थे, अलग अलग एक्सपर्ट्स का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, जो भी एक्सपर्ट्स थे, इन्होंने इस इनकम के सोर्स पे जाने की बात की और वहीं से प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड जिसको बोलते हैं वो डिराइव हुई। अब क्या है वो इनकम के सोर्स, अब ये काफी अच्छे से समझ लेना। आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आगे जाके इन डिटेल में ये पढ़ेंगे या अभी भी हम ये देखेंगे कि अगर मैं इनकम के अलग अलग सोर्सेस कंसीडर करता हूं, याद रखना मतलब अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम, इनकम सोर्सेस, ये बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दुनिया का कोई भी इनकम सोर्स, दुनिया का कोई भी इनकम सोर्स इन 4 चीजों के बाहर नहीं है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सिर्फ और सिर्फ 4 पॉसिबल एग्जाम्पल हो सकते हैं या सिर्फ यही 4 सोर्सेस हो सकते हैं। इनके बाहर कोई इनकम सोर्स नहीं हो सकता। एक चीज जो हो सकती है जो इन चारों के बीच में कवर नहीं होती है, वो पार्ट होता है ट्रांसफर इनकम। ये क्या है वो हम सीखेंगे, बट ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम के लिए इररिलेवेंट है। ये नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी से आता है या इसके लिए कोई रियल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसीलिए हम इसको ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। अब आप समझोगे आगे जाके कि ये एक्चुअल में नेशनल इनकम के लिए कंसिडर नहीं भी होता है। बट फिलहाल हम बात करेंगे इन 4 चीजों की, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दुनिया का हर इनकम सोर्स, दुनिया का हर इनकम सोर्स यही से आता है, इसके अलावा कोई पॉसिबल वे ही नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल इमेजिन कर लो, पूछ लो, नोट्स का जो पार्ट मैंने बोला है वहां पे मेरा नंबर भी है, आखिर में मैं वापस आपको दिखा दूंगा, आप उसमें डाउट भी पूछ सकते हो। डेफिनेटली दुनिया का कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो इन 4 कैटेगरीज के बाहर है, कोई सोर्स नहीं, कोई ऐसा सोर्स नहीं। और जो एक है जो हो सकता है इन 4 के बाहर, जो ट्रांसफर इनकम होता है, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है, जो बिना इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस के लोगों को मिलता है, जैसे पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, जिसको नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्या होता है, वो सब वहां देखेंगे। बस यही पॉसिबल चीजें हैं, इनके अलावा है ही नहीं। मतलब जैसे अगर आप बोलोगे कि सर अगर कोई चोरी कर रहा है, तो हम इथिकल बात नहीं करें, इकोनॉमिक बात करें कि सर किसी का चोरी करता है, वो चोरी करता है, वो उसका बिजनेस है, प्रोफेशन है, वो अपने स्किल्स यूज करता है। बिजनेसमैन में आप बोलते हो एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, तो वो भी रिस्क लेता है। ताला तोड़ने की उसके पास स्किल्स होते हैं, ताकत होती है, बिजनेस में वो रिस्क ले रहा है। अगर पकड़ा गया तो जिंदगी भर जेल में जा सकता है। सुनने में अजीब लगेगा कि सर ऐसे कैसे चोरों को डिफाइन कर रहे हो। मैं चोरों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि वहां पे वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स लगाता है। अगर वो सब चीजें तोड़ने के लिए उसको कोई मशीनरी लगती है, तो वो वहां अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो अपने स्किल्स यूज अप्लाई कर रहा है, याद रखना है, अगर कोई भी पर्सन मेंटल या फिजिकल स्किल अप्लाई करता है तो वो उसका लेबर है, जिसके लिए उसको वेजेस मिलता है। तो समहाउ याद रखना, दुनिया का हर इनकम सोर्स जो कमाया जाता है, याद रखना, जो सिर्फ मिल रहा है बिना कुछ किए, वो ट्रांसफर है। कुछ करके अगर आप कमा रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इन 4 कैटेगरीज में आ सकता है, इनके बाहर नहीं। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और आपने ये चीजें हमेशा से सुनी है, हमेशा से, मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने 11th में इकोनॉमिक्स सीखा होगा, वहीं से आपको एक चीज हमेशा से बार बार पढ़ाई गई होगी, और वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या, लैंड, राइट, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और ये जो इनकम सोर्सेस है, ये बेसिकली फैक्टर पेमेंट्स होते हैं। तो ये इनकम सोर्स जो है, ये दे आर नथिंग बट फैक्टर पेमेंट्स।
दे आर नथिंग बट द फैक्टर पेमेंट। और ये इनकम सोर्स कहां से आते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आते हैं। जैसे रेंट आता है लैंड से, वेजेस मिलते हैं एज अ रिवॉर्ड टू लेबर, इंटरेस्ट मिलता है फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एंड प्रॉफिट मिलता है टू एंटरप्रेनर। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड होता है इनकम सोर्स। बिना इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के वो इनकम नहीं आता, और ये ऐसे ही नहीं आएगा जब ये फैक्टर्स यूज्ड होंगे। याद रखना, आपको ऐसा नहीं कि खाली जमीन पड़ी उसके लिए रेंट मिलेगा, या आपने कुछ किया नहीं फिर भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं। आपको एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क लेना है एक्सेट्रा, तब जाके प्रॉफिट मिलता है। सो मुद्दा ये है कि जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होंगे, ये यूज होंगे, यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होंगे, तब जाके इनकम जनरेट होगा। जब ये फैक्टर्स यूज होंगे तब होगा जनरेशन ऑफ इनकम। तो बेसिकली अगर हम इस सब चीज को कंक्लूड करना चाहे, जैसे मैंने बोला कि इनकम मेथड जो थी उसके अल्टरनेट ऑप्शंस में जब एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे थे तो उनका बेसिक यहां तक पहुंचा कि इनकम कहां से आता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। बस ये चार ही चीजों से आता है। ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये क्या है? रिवॉर्ड है। किस चीज के? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। कब मिलेगा ये रिवॉर्ड? जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होंगे। किस चीज के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं? प्रोडक्शन के लिए। तो बेसिकली इनकम का सोर्स, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इनकम इज प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन इज द सोर्स ऑफ इनकम। अल्टीमेट सोर्स जो है इनकम का वो प्रोडक्शन का है, और इसीलिए आगे जाके हम ये न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ में प्रूव करूंगा दैट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन। जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन होगा उतना ही इनकम जनरेट होता है। और इसीलिए क्योंकि आपने, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये नेशनल इनकम टर्म सुना है, आपने बहुत सारी जगह, अलग अलग जगह नेशनल इनकम ढूंढा होगा या पढ़ा होगा आपने अलग अलग करिकुलम में। इवन अगर आप गूगल सर्च भी करोगे तो पहली पॉसिबल चीज जो आती है वहां से वो आता है दैट नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। और बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन रह जाता है कि ऐसा क्यों, कि क्यों ऐसा होता है कि भाई प्रोडक्शन और क्या संबंध है इनकम का, कि प्रोडक्शन से ही इनकम जनरेट होता है। जितनी वैल्यू का, मनी टर्म्स, जितनी वैल्यू का, और वो जो भी वैल्यू बनेगी प्रोडक्शन की, जितनी वैल्यू का वो गुड्स एंड सर्विसेज बनता है उतना ही इनकम जनरेट होगा। उसके बाहर ये इनकम जनरेट नहीं होगा। और इसीलिए हम जितने गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं देश में उनकी वैल्यू ऐड करके नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। और ये जो अप्रोच है ये होता है प्रोडक्ट मेथड। ये अप्रोच जो है ये बेसिकली है प्रोडक्ट मेथड। जैसे ऊपर मैंने बोला था इनकम मेथड कि देश के हर पर्सन का इनकम देखो कितना कमाया उसने और उनकी टोटल ऐड करो तो नेशनल इनकम मिलेगा। सेम वे अगर जितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज हम बनाएंगे उसका वैल्यू भी हमें मिल गया तो भी नेशनल इनकम मिल जाएगा। ऑब्वियसली इसमें कुछ एडजस्टमेंट रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एडजस्टमेंट नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल वैल्यूज में से डिप्रिसिएशन माइनस होना, फॉरेन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की एडजस्टमेंट होती है, अलग अलग चीजें हैं जो हम इवेंचुअली सीखेंगे। एडजस्टमेंट जरूर करने पड़ेंगे बट इवेंचुअली आप इनकम से जाओ या प्रोडक्ट मेथड से जाओ, आपको जो मिलने वाला आंसर है, जो फाइनल आंसर है वो सेम रहेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये है रिलेटेड के नेशनल इनकम के दो पार्ट से, एक है इनकम मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। तीसरा एक और मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। जब हम ये चीज का न्यूमेरिकल एग्जांपल में लूंगा, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन का जब न्यूमेरिकल एग्जांपल लूंगा तो उसमें वो तीसरा एंगल भी आएगा। बट तब तक अब हम एक चीज जो हमारे स्क्रीन पे मौजूद है जिसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है उसके ऊपर फोकस करेंगे और वो है
ट्रांसफर इनकम। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मैंने बोला कि ये प्रोडक्टिव इनकम होते हैं, एक्चुअल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करके आता है। एक चीज जो मैंने यहां छोड़ी थी वो है ट्रांसफर इनकम। नाउ ट्रांसफर इनकम क्या है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। फिर एक और कैटेगरी होती है मिक्स्ड इनकम। ये दो कैटेगरीज हम समझ लेंगे एक बार, और फिर ये समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे फॉर न्यूमेरिकल एग्जांपल, जिसमें ये इक्वेशन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू इनकम जनरेशन ये प्रूव होगा। लेट्स सी ट्रांसफर इनकम। नाउ ट्रांसफर इनकम इज इनकम received without any economic contribution। जो बिना किसी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के जो आपको इनकम मिलता है उसको बोला जाता है ट्रांसफर इनकम। इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं स्कॉलरशिप, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, एक्सेट्रा। तो बेसिकली हो ये रहा है कि यहां पे जो पैसा मिल रहा है रिसीव करने वाले को, उसको एक्चुअल पैसा मिलता है। ये पैसा वो रिसीव्ड करता है बट कमाता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप की बात की, तो स्कॉलरशिप अगर किसी स्टूडेंट को गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसके लिए उसने कोई इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। मतलब आप बोलोगे कि सर वो अच्छे से पढ़ रहा है, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई की है, हाईएस्ट मार्क्स लाए, इसके लिए उसको स्कॉलरशिप मिली। वो बात ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट करने के लिए या उसको आगे मोटिवेट करने के लिए उस बच्चे को पैसे दिए, बट उस पैसे के बदले उसने गवर्नमेंट के लिए कुछ रिवॉर्ड नहीं दिया है। जैसे नॉर्मली आदमी काम करता है तो उसको पगार मिलती है, सैलरी, तो उसने इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन किया है, उसका वो रिवॉर्ड मिलता है। बट स्कॉलरशिप के केस में या पेंशन की केस में पेंशन के केस में वो रिटायरमेंट के बाद, याद रखना, जब तक रिटायर हो रहा है तब तक सैलरी है, रिटायर नहीं हुआ है तब तक, उसके बाद उसको पेंशन मिल रही। रिटायर होने के बाद वो गवर्नमेंट के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। ऑब्वियसली उन्होंने जिंदगी भर अपना काम गवर्नमेंट के लिए किया, इसलिए उनको वो गवर्नमेंट ने पेंशन अलाउ की थी। आजकल वो भी नहीं होता है, बट पहले रिक्रूटमेंट में ये होता था। अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स है जिनको ये पॉलिसीज मिलती है। पॉइंट ये है कि उन्होंने जब ये काम किया तब उनको सैलरी मिली, दैट इज द पार्ट ऑफ अर्नड इनकम, वो कमाया हुआ है। बट रिटायर होने के बाद जो उनको पेंशन मिल रही है ये सिर्फ वो रिसीव्ड कर रहे हैं, अर्नड नहीं कर रहे, क्योंकि इसके लिए उन्होंने कोई इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। और ये हम सिर्फ नेशनल इनकम कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। मैं इसको सही गलत में जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। पेंशन मिल रही है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कमाया हुआ पैसा नहीं, मतलब चोरी का, ऐसा नहीं। बहुत बार लोग एग्रेसिव हो जाते हैं कि सर आप ऐसा कैसा बोल सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ये इनकम रिसीव्ड हुआ है जिसके लिए उन्होंने कोई प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, और इसीलिए ये ट्रांसफर इनकम में आएगा। इवन देयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि बहुत सारे कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स या चलाए जाते हैं कि जहां पे गवर्नमेंट तुमको गारंटीड काम देता है। इवन हमारे यहाँ पे भी एमजीएनआरईजीएस करके जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम था, या मनरेगा जिसको बोलते हैं, जिसके अंडर आपको गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में रजिस्टर करना होता है और साल के 100 और 150 आवर्स समथिंग है कि गारंटीड काम गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट आपको वो काम नहीं दे पाया तो उतने दिन का वेजेस आपको फ्री में मिल रहा है बिना काम किए, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको गारंटी दी थी। तो ऐसे टाइप का जो पैसा होता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो ये जो है ये पार्ट, ये सारे ट्रांसफर इनकम है। ध्यान से पढ़ना, वहां लिखा है इनकम रिसीव्ड विदाउट एनी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जिसमें आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है फिर भी आपने वो रिसीव किया है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है तो एक और तरीका होता है उसमें, जिसमें हम लिखते हैं इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। मिला है बट कमाया हुआ नहीं है, इस तरीके से भी उसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड ये पर्टिकुलर पार्ट ध्यान से याद रखना, इट्स अ पार्ट ऑफ अ पर्सनल इनकम। ये पार्ट है, पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम, उस पर्सन के पर्सनल इनकम का ये पार्ट है, बट नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम।
नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ये पर्सनल इनकम का पार्ट है, उस पर्सन के इंडिविजुअल इनकम का पार्ट है, बट ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेशनल इनकम का ये पार्ट नहीं होता है और इसीलिए वो इररिलेवेंट रहेगा नेशनल इनकम के लिए। इवन अगर कोई पर्सन है, ऐसा बहुत बार होता है कि लोग दोनों तरीके से काम करते हैं, जैसे कोई आदमी रिटायर हो गया, उसको पेंशन मिल रही, बट वो उसने कहीं पे और प्राइवेट जॉब भी पकड़ ली रिटायर होने के बाद, तो वो पेंशन जो मिल रही है वो उसका ट्रांसफर इनकम का पार्ट रहेगा और जो एक्चुअल काम का सैलरी उसको मिल रहा है वो रेगुलर इनकम रहेगा। तो वो रेगुलर इनकम हम नेशनल इनकम में कंसीडर करेंगे, बट ट्रांसफर इनकम कंसीडर नहीं करेंगे। अब क्यों? अगेन इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट होता है, बहुत सारे एक्सपर्ट ओपिनियन है, किसी किसी का बोलना है कि ये एक्चुअली होना चाहिए काउंट, किसी का बोलना है नहीं होना चाहिए। जो इसको इस पर्टिकुलर तरीके को सपोर्ट करते कि ये इकोनॉमिक प्रोडक्टिव पार्ट का नहीं है, इसके लिए उन्होंने कोई प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, उस चीज के पीछे जब हम बात करते हैं, तो जब चीजें ट्रांसफर होती है तो इट डजंट एक्चुअली सेटिस्फाई और क्रिएट्स द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, इट्स जस्ट अ ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई फैमिली है, तो ये फैमिली है, फैमिली में 4 लोग रहते हैं, मम्मी पापा बेटा बेटी, बेसिकली हैप्पी फैमिली 4 लोगों की है। ये 4 लोग उस फैमिली में रहते हैं। इन चारों का जो इनकम है, ध्यान से सुनना, चारों का इनकम है 10,000 पर मंथ, तो ये 10,000 पर मंथ पे सैलरी है, सबके पास जॉब है, सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं और 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से ये काम करते हैं। तो ये फैमिली इनकम जब मैं काउंट करूंगा तो वो 10,000, 4 लोग, टोटल 40,000, ये 40,000 रुपए उनका फैमिली मंथली इनकम है। अब किसी महीने में बेटी का बर्थडे है और बर्थडे है, इसीलिए अब बेटी पापा की परी, तो पापा ने उनको 5,000 रुपए गिफ्ट दे दिए, अपने पगार में से 5,000 रुपए गिफ्ट दे दिए। अब ऐसा है कि अगर हम उनके इनकम कंसीडर करते हैं सैलरी इनकम और प्लस ये गिफ्ट जो उसको मिला है, तो बाकी तीनों का 10-10 हजार और उसका 15,000, ऐसा अगर मैं गिफ्ट अलग से कैलकुलेट कर लूं तो वो टोटल कंसीडर हो जाएगी 45,000। सी, 3 लोगों का 10,000 और उसके 15,000, 15,000 में 10,000 का उसका सैलरी, 10,000 उसके सैलरी के थे और ओके 5,000 जो है वो उसके गिफ्ट के थे। अब अगर मैं इसकी टोटल देखूं तो ये टोटल हो जाता है 45,000। अब हमारे सामने मेजर क्वेश्चन है कि ये अगर हम 45,000 कंसीडर करें इस तरीके से तो क्या ये सही है? एंड द आंसर इज नो, दिस वे ऑफ कैलकुलेटिंग इज रॉन्ग। क्योंकि अगर मैं उस फैमिली की स्पेंडिंग कैपेसिटी देखूं, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी देखूं, इट इज स्टिल सेम एज 40,000, क्योंकि 10,000 रुपए पापा ने बेटी को दे दिए। अब उनकी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी कम हो गई, जिनके पास 10,000 रुपए थे अब सिर्फ 5,000 रुपए बचे। तो अगर मैं टोटल, इन टोटल अगर मैं देखूं तो अल्टीमेट जो कैपेसिटी है फैमिली का, कैपेसिटी रिमेन्स सेम, ये कैपेसिटी सेम रह जाता है। और इसी रीजन की वजह से हम ट्रांसफर इनकम को जब ग्रुप वाइज कंसीडर करते हैं तो उसका एक्चुअली कोई इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं है। एंड दैट्स व्हाई अगर मैं इंडिविजुअली उस बेटी की बात करूं तो डेफिनेटली उनके पास 15,000 रुपए है, बट अगर मैं एज अ फैमिली बात करूं तो टोटल 40,000 ही है। और इसी वजह से हम बोलते हैं दैट इट्स अ पार्ट ऑफ अ पर्सनल इनकम, ट्रांसफर इनकम जो है, बट नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और ये हम कंसीडर करते हैं फॉर सोर्सेस। मैंने बोला इनकम सोर्सेस जो है अलग अलग तरीके से सिर्फ और सिर्फ 4 कैटेगरी में आते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर कोई ट्रांसफर इनकम का पार्ट है तो प्रॉब्लम यह है कि ये ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम के लिए कंसीडर नहीं किया जाता, ये नेशनल इनकम के लिए कंसीडर नहीं होगा। नाउ एक और चीज जो इस इनकम, पॉसिबल इनकम सोर्सेस में जुड़ती है, वो है जो अभी इसी पॉइंट पे हमारा डिस्कस होना जरूरी। याद रखना ये सारे एक एक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। 1, 2 या पॉसिबली 3 सेशंस भी हो सकते हैं कि जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिस्कस करें। बट एक बार ये बेसिक डिस्कशन पूरा हो जाएगा तो लाइन से आपको चीजें क्विकली समझती जाएगी। मतलब इवन बेसिक डिस्कशन होने के बाद आप नोट्स रैंडमली पढ़ना स्टार्ट करते हो
तो भी 99% आपका पार्ट आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आपको ये बेसिक्स बहुत अच्छे से सुनने समझने हैं। अब एक जो अलग चीज जो इन सब में आती है और वो है मिक्स्ड इनकम। नाउ ये 5 सोर्सेस के अलावा एक पॉसिबल कैटेगरी क्रिएट की जाती है मिक्स्ड इनकम। नाउ मिक्स्ड इनकम इज नथिंग बट एनी कॉम्बिनेशन of factor incomes any combination of factor income मतलब कौन कौन से? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। वेयर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉम्बिनेशन है ये ठीक है, वेयर सेपरेशन of sources is not possible। मतलब ये है कि आपने जो इनकम कमाया है ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन्हीं जगह से आया है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो भी टोटल पैसा आया है इसमें से कितना रेंट, कितना वेजेस, कितना इंटरेस्ट, कितना प्रॉफिट, ये आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, तब जाके हम इसको बोलते हैं कि ये मिक्स्ड इनकम है। सी फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, ये यूजुअली होता है इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब अगर एक ही ब्रॉड कैटेगरी अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो है उनका ये इनकम जो है ये मिक्स्ड इनकम कैटेगरी में आता है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो खुद ही खुद के बिजनेस में काम कर रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो खुद की शॉप चलाता है, उसका खुद का दुकान था, तो उस दुकान में उन्होंने वो पूरा सेटअप किया है और वो दिन भर वहां खुद भी काम करते, बाकी लोग भी ऑब्वियसली वहां काम करते होंगे जिनको वो सैलरी वगैरह पे करते हैं, बट खुद भी काम करते हैं, बिजनेस के डिसीजन लेते हैं। सी बेसिकली वो खुद वहां फिजिकली काम कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपना लेबर कंट्रीब्यूट किया। आपने लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डेफिनेटली पढ़ा होगा फाउंडेशन लेवल पे ही, दैट एनी काइंड ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट। तो वहां पे मेंटल और फिजिकल एफर्ट ले रहे हैं, मतलब उन्होंने अपना लेबर दिया हुआ है, पैसा कंट्रीब्यूट किया है, कैपिटल दिया हुआ है, डिसीजन ले रहे, बिजनेस के डिसीजन ले रहे, कुछ तो भी नया लेके आ रहे, बिजनेस के रिस्क ले रहे, मतलब एंटरप्रेनर भी है। सो पॉइंट ये है कि जब साल के आखिरी में नेट प्रॉफिट का हिसाब होगा, तो पूरा साल खत्म हुआ और उन्होंने हिसाब किया कि 10 लाख रुपए का उनको नेट प्रॉफिट हुआ है। अब ये 10 लाख रुपए के नेट प्रॉफिट में कितना रिवॉर्ड, उसके खुद के लिए बात करे, वो बिजनेसमैन के लिए बात करे, बाकी लोगों के लिए नहीं। जो दुकान में अगर कोई और काम करता होगा तो उसको उन्होंने सैलरी दे दी, वो एक्सपेंसेस में माइनस भी हो गए, बट खुद के लिए जो आखिरी में 10 लाख का हिसाब बच गया, वो 10 लाख में से कितना रिवॉर्ड उनके फिजिकल और मेंटल एफर्ट का था, कितना रिवॉर्ड उनके कैपिटल के लिए था, कितना रिवॉर्ड उनके एंटरप्रेन्योर स्किल्स के लिए था, इसका एग्जैक्ट सेपरेशन करना पॉसिबल नहीं है। और जहां पे ये पॉसिबल नहीं होता है वहां पे हम एक पांचवा सोर्स ऑफ इनकम इंट्रोड्यूस करते हैं और वो है मिक्स्ड इनकम। याद रखना, अगर ये सेपरेट हो पाएगा तो फिर वो अलग ही कैलकुलेट होगा। मतलब से फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जिसकी कोई जमीन है और वो खुद कहीं पे जॉब भी करता है, तो जहां से जॉब करता है वहां से सैलरी आ रही है, और कोई जमीन है जिसको उसने रेंट पे दिया हुआ है तो वहां से उसको रेंट आ रहा है। तो सपोज साल का रेंट 2 लाख का है, 5 लाख का पैकेज है, टोटल इनकम 7 लाख। ये मिक्स्ड इनकम नहीं है। क्यों नहीं है इस एग्जाम्पल में मिक्स्ड इनकम? क्योंकि हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं कि सैलरी 5 लाख का, रेंट 2 लाख का। जहां सेपरेट नहीं कर सकते उस कैटेगरी को हम बोलते हैं कि वो आएगा इन मिक्स्ड इनकम। जो यहाँ पे तो जो हमारा चार्ट है जिसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसके अलावा इन सब के कॉम्बिनेशन से एक और सोर्स बनता है और वो है मिक्स्ड इनकम। बट अल्टीमेटली याद रखना ये इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन में से है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के ही कॉम्बिनेशन में से है, बट उसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं कि कितना रिवॉर्ड लैंड के लिए, कितना लेबर के लिए, कितना कैपिटल के लिए, कितना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इसीलिए हम उसको कैटेगराइज करते हैं मिक्स्ड इनकम। तो फिर से घुमा फिरा के स्टोरी वहीं पे आती है कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनके बाहर कोई चीज हो ही नहीं सकती। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन लेके आओ, लोग मेरे पास अलग अलग, मतलब जब भी मैंने ये पढ़ाता हूँ, इवन 12th स्टैंडर्ड में भी इसका चैप्टर आता है, स्टेट बोर्ड सिलेबस में भी आता है, सीबीएसई में भी आता है। तो जब मैं ये पढ़ाता हूँ लोग अलग अलग इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेके आते हैं कि सर इसका बताओ कैसे रेंट में होगा, किससे वेजेस में होगा। आप डेफिनेटली ला सकते हो। इवन
मतलब जैसे मैंने बोला कि लोग पूछते हैं, ये मुझे क्लास में पहली बार पूछा गया था कि सर अगर इनकम चोरी से है तो कहाँ से आएगा। फिर कोई ये बोलता है कि सर कोई पर्सन है जो भाई है, कोई सुपारी लेता है लोगों को मारने की, अब वो उसका स्किल है, प्रोफेशन है, उसको सर्विस दे रहा है लोगों को, भाई किसी को एक पर्सन इस दुनिया में नहीं चाहिए, उसने शूट किया, उसको उड़ा दिया, ये उसका स्किल है, टैलेंट है। अगेन मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं इन इकोनॉमिक टर्म्स, इन अ पॉजिटिव सेंस, दैट कि वो सही गलत का पार्ट बाजू में रखे, इकोनॉमिक सेंस में हम उसकी बात कर रहे हैं। इवन फिर कोई ये भी पूछता है कि सर कोई बेगर है, भीख मांगता है, वहां से उसको बहुत पैसे मिलते हैं, करोड़पति भी निकलते हैं। मतलब आप अगर न्यूज चैनल वगैरह कभी देखते होंगे, हर 8-10 महीने में कभी तो भी ऐसी न्यूज आती है कि कहीं पे कोई भिखारी था जिसके यहाँ 10 करोड़ मिले, 100 करोड़ मिले, जिसके कहीं प्लॉट है, कहीं फ्लैट है, ऐसे है, करोड़ों रुपए के इनकम उन्होंने उस भीख से कमाए हैं, बट वो ट्रांसफर पार्ट है। तो अगेन नॉट रिलेवेंट फॉर नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम है बट नेशनल इनकम में रिलेवेंट नहीं। लाइक दिस, ये बहुत बेसिक अल्टीमेट कंसेप्ट है, याद रखना। हमने शुरू बहुत छोटे से सेंटेंस से किया था, बीच में मैं वापस वहां पे लेके जाना आपको प्रेफर करूंगा। नेशनल इनकम, देश के सारे लोगों का इनकम ऐड करो, वो नेशनल इनकम। बट ये इनकम मेथड का अप्रोच उतना आसान नहीं था, इसीलिए उसके सोर्सेस पे गए तो इनकम के तो सिर्फ 4 ही सोर्स है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब यूज होते हैं तब ये रिवॉर्ड मिलेगा, जब यूज होंगे तब रिवॉर्ड मिलेगा, यूज नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। तो यूज होके क्या होगा, प्रोडक्शन, और इसीलिए हमने देखा दैट प्रोडक्शन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इनकम। फिर ट्रांसफर, जितना वैल्यू का प्रोडक्शन आएगा उतना ही इनकम जनरेशन होगा। सेम वे फिर ट्रांसफर इनकम या और भी बाकी सारी चीजें फिर देखी कि ट्रांसफर इनकम पर्सनल का पार्ट है, नेशनल इनकम का नहीं है। और फिर एक कैटेगरी मिक्स्ड इनकम। तो ये सारा जो है, ये बेसिक पहली स्टेप हमने देखी टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब आगे बढ़ेंगे और इसके बेसिक में आगे जाएंगे, जहां पे हमने एक चीज डिस्कस की थी कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, एक फॉर्मूला टाइप जो मैंने वहां पे ऊपर लिखा था, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन। अब इस चीज को हम एलैबोरेट करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। वापस याद रखना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं बट इसके पहले मैं बता देता हूं कि हम अज्यूम करेंगे कि मॉनिटरी सिस्टम्स वहां पे है, और मॉनिटरी सिस्टम्स नहीं तो फिर ऐसा करना पॉसिबल नहीं। छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा मेडअप एग्जाम्पल है, बना बनाया हुआ एग्जाम्पल है, ताकि हम उस सिचुएशन को समझ सके। मान लिया जाए कि कोई एक नया देश बना है, उस नए देश में 50-60 लोग गए, और उन 50-60 लोगों का ये नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करना रहा। ध्यान रखना, ये देश नया है, अभी जाके उनको किसी आइलैंड पे छोड़ के, मान मैंने बोला मेडअप है, बना बनाया हुआ एग्जाम्पल है, तो दुनिया के कहीं तो भी किसी भी आइलैंड में कोने में जहां जगह खाली थी, वहां पे इन 50 लोगों को ठूस दिया। उनको बोला गया तुम तुम्हारा देखो, वहां मॉनिटरी सिस्टम है, पैसा है, कैसे वो मत पूछो बट है। अब इस देश में पहला मूवमेंट, अभी तक कोई प्रोडक्शन हुआ नहीं, अभी उनको बस वहां जाके छोड़ा है, उनको बोल दिया कि जाओ देखो तुमको जो करना है करो, कुछ पैसे दे दिए, उनके पास मॉनिटरी सिस्टम दे दिया और करो जो करना है। अब अभी तक, अभी जस्ट गए हैं, किसी ने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी की ही नहीं है। तो अगर किसी ने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी की नहीं तो इनकम जनरेट होगा नहीं। जब पहली बार वहां पे कोई प्रोडक्शन होगा तब जाके, तब जाके ये काम शुरू होगा और इनकम जनरेट होगा। मान लिया जाए कि वहां पे किसी के दिमाग में कोई आइडिया आया, कोई पर्सन था जिसने दिमाग लगाया कि अरे हाँ हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऐसा उसने दिमाग लगाया कि हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अब उसने दिमाग लगाया और उसके लिए उसको मटेरियल लगने वाला था, तो ये मटेरियल खरीदने के लिए वो ए के पास गया। उन्हीं में से कोई ए था, उसको बोला कि अरे मुझे ऐसा ऐसा मटेरियल चाहिए, तू बना सकता है क्या? तो उसने बोला कि ठीक है मैं बना के देता हूं, और ए ने उसके लिए मटेरियल प्रोवाइड किया। तो ये मटेरियल आया ए की तरफ से, ये मटेरियल था सपोज 10 रुपीज का। फिर उसके लिए लेबर, कुछ मेहनती काम था, उसने वो काम किसी बी से करवाया और उसके लिए उसको 20 रुपए दिए गए। फिर कुछ और अदर उसको उसके लिए चाहिए था, तो ये अदर फैक्टर में उसने किसी सी से मदद ली और 10 रुपए में किया, और ये जो टोटल उसका बना ये था 40 रुपए।
ऑब्वियसली इन सबकी टोटल होगी 40 रुपीज। अब जिसके दिमाग में ये डी पर्सन जो है, मान लिया जाए कि डी, इसके दिमाग में ये पार्ट आया था, इसने 40 रुपए खर्च किए या 40 रुपए में वो चीज बनवाई, बट उसको अपना प्रॉफिट भी चाहिए, तो उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 10 रुपए का और 50 रुपए में ये चीज सेल कर दी, सोल्ड। नाउ इस सिचुएशन में पहली बार प्रोडक्शन हुआ और इनकम जनरेट हुआ। अब अगर हम ये नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं उस देश का जहां पे अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना है। 50 लोग हैं उस देश में छोड़े हुए थे, हमने सबको पूछा कि तुमने कुछ कमाया क्या, कमाया क्या, कमाया क्या, कमाया क्या, कमाया क्या। तो इन 50 में से 4 लोग बोलेंगे कि हाँ हमने कमाया। ए बोलेगा मैंने 10 रुपए कमाए, बी बोलेगा मैंने 20 रुपए कमाए, सी बोलेगा मैंने 10 रुपए कमाए, डी बोलेगा मैंने 10 रुपए कमाए। और जब मैं इन सब का एडिशन करूंगा, इन सब की एडिशन जो आएगी 10, 20, 10, इसका प्रॉफिट वो है 50 रुपीज, एंड विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑब्वियसली। तो उस गुड्स की जो वैल्यू थी वो था 50 रुपए, और अगर उन प्रोडक्शन में जितने लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने पैसा कमाया, उनका इंडिविजुअली में अगर इनकम ऐड करूं तो वो भी आया 50 रुपए। तो जो फॉर्मूला हमने देखा था वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन, सिर्फ इस मेथड का जो अप्रोच रहेगा वो अलग अलग रहेगी। जैसे अगर मैं इनकम मेथड से फॉलो कर रहा हूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अगर मैं इनकम मेथड से ये पर्टिकुलर चीज फॉलो कर रहा हूं तो इनकम मेथड से जाते वक्त ये ध्यान में रखना पड़ता है दैट कि किसने कितना पैसा कमाया सबको ऐड करो। जब मैं प्रोडक्ट मेथड में होता हूं तो मुझे इन सबको ये नहीं पूछना है कि किसने क्या कमाया, हमें फिर सिर्फ प्रोड्यूसर्स ढूंढने हैं कि किसने किसने प्रोडक्शन किया, और जिसने जो भी प्रोडक्शन किया होगा, ध्यान रखना, जिसने जो भी प्रोडक्शन किया होगा उस प्रोडक्शन को हम ऐड करेंगे और उससे जो आएगा वो रहेगा इस कंट्री का नेशनल इनकम। तो प्रोडक्ट मेथड में प्रोड्यूसर्स को हम टारगेट करेंगे, और ऑब्वियसली अगर ये पेन 50 रुपए में सेल हुआ है, अब तीसरा फैक्टर आता है दैट फॉर एग्जांपल पेन बोलो या जो भी प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट वाज परचेस्ड बाय ई, परचेज बाय ई, 50 रुपए में उसने परचेस किया था। तो सिंपल है, किसने खर्चा किया, तो किसने खर्चा किया, ई ने खर्चा किया फाइनल गुड्स पे। याद रखना यहां पे जब हम प्रोडक्शन की वैल्यू देखते हैं या परचेस की वैल्यू देखते हैं, एक्सपेंडिचर देखते हैं, तो फाइनल गुड्स का देखते हैं, इंटरमीडिएट का नहीं। अब ये फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट क्या नाटक है ये भी कंसेप्ट में आएगा, बट पॉइंट ये है कि तीनों तरीके से अगर मैं एक्सपेंडिचर से देखूं, परचेस्ड बाय मतलब एक्सपेंडिचर, सबके इनकम का एडिशन किया मतलब इनकम मेथड, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट अगर ये देखा तो प्रोडक्ट मेथड, तीनों में से इनकम, प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर, किसी भी मेथड से जाऊं तो एक ही आंसर मुझे मिलता है यहां पे, और वो है ₹50। तीनों मेथड से टेक्निकली, आइडियली, कंसेप्चुअली जो आने वाला आंसर है सेम है, क्योंकि एक्सपेंडिचर जब एक पर्सन कर रहा है तब किसी और को इनकम हो रहा है। एक्सपेंडिचर मेथड के लिए जो लॉजिक एक्सप्लेन किया जाता है दैट इज एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज इनकम ऑफ अनदर, कि आप जब खर्चा कर रहे हो तो किसी के हाथ में इनकम जा रहा है, और वो इनकम इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसने वो चीज बनाई या आपको बेची, उसमें उसका गुड्स सर्विस कुछ ना कुछ वहां पे इन्वॉल्व रहेगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे, जब मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं तो यहाँ पे एक और सिचुएशन आती है कि सर अगर ई ने आगे ये 60 रुपए में बेचा, उसने भी 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो बेसिकली उसने खुद के लिए ये यूज नहीं किया, फिर उसने रीसेल किया, मतलब उसने भी बिजनेस किया ई ने भी बिजनेस किया। फिर उस केस में याद रखना, ई ने अगर आगे, मतलब इस एग्जांपल के वेरिएशन में मैं अगर आगे देखूं कि ई ने उस प्रोडक्ट को रीसेल किया, ई ने रीसेल किया एट ₹60, तो बेसिकली उसने बिजनेस किया, बाय किया, सेल किया। तो बाय किया 50 रुपए में, सेल किया 60 रुपए में, मतलब ई का प्रॉफिट कितना हो गया, 10 रुपए। फिर मैं आगे बात करता हूं कि कितने लोगों ने कमाया, तो ऑलरेडी हमारे पास ए बी सी डी था, तो उसमें ई का ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा 60।
प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू याद रखना, इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं, फिर फाइनल वैल्यू कितनी कंसीडर होगी 60। फाइनल वैल्यू मतलब जो फाइनल कंज्यूमर जब उसको यूज करता है, खरीदता है, वो वैल्यू, इंटरमीडिएट वैल्यूज नहीं। मैं वापस एक बार इनका वैल्यू मैं बोल रहा हूं कि इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बट याद रखना तब तक कि इंटरमीडिएट की वैल्यूज कंसीडर नहीं होती, सिर्फ फाइनल गुड्स की कंसीडर होगी। अगर इंटरमीडिएट को अलग से कंसीडर किया तो डबल काउंटिंग हो जाता है और फिर डबल काउंटिंग में गलत आंसर आएगा, इसीलिए सिर्फ फाइनल गुड्स कंसीडर किए जाते हैं। तो ये फाइनल गुड्स, इसकी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 60। तो अगर मैं इनकम मेथड से जाऊं, इस एग्जाम्पल के मॉडिफिकेशन के साथ मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इनकम मेथड में जाऊं तो अब ए बी सी डी ई ने भी कमाए, सबकी टोटल करोगे 60 आएगी। प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज कितनी आएगी 60 आएगी। फाइनल गुड्स पे कितना खर्चा हुआ 60 हुआ। और इसी रीजन की वजह से तीनों मेथड से आने वाला आंसर सेम रहेगा। और ये तीन मेथड और ये तीन अप्रोच हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन के लिए फॉलो करते हैं, जिसमें से कैलकुलेशन के हिसाब से एक्सपेंडिचर मेथड में बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है करेक्ट डेटा से रिलेटेड। इनकम मेथड टेक्निकली काफी सुपीरियर है, बट उसके लिए डेटा कलेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। तो बीच में जो मीन वाइल वेरियंट आता है वो है प्रोडक्ट मेथड, जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है स्पेशली डेवलपिंग नेशंस में। डेवलप नेशंस फिलहाल इनकम मेथड पे शिफ्ट होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है और बेटर डेटा कलेक्शन है। डेवलपिंग नेशंस में वो नहीं होता है। और इवन जैसे मैंने बोला कि जब ये नेशनल इनकम थेरीज आई थी, जब इनिशियली आई थी, तब तो डेवलप नेशंस में भी वो सोर्सेस नहीं थे, तो वो भी प्रोडक्ट मेथड से ही करते थे। और इनकम का अल्टीमेट सोर्स प्रोडक्शन है, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब नेशनल इनकम का मीनिंग एक्सप्लेन किया जाता है तो उस मीनिंग के एक्सप्लेनेशन में हमेशा ये लिखा रहता है दैट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट रहेंगे जो हमें ओवर द पीरियड देखने रहेंगे। तो ये बेसिक पार्ट में हमने देखा कि कैसे ये तीनों मेथड्स की आंसर सेम आते हैं और कैसे इन तीनों मेथड्स का अप्रोच होता है। ये बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। और इसके साथ साथ फिर अगर हम आज का जो भी सेशन है कंक्लूड करने के पहले कुछ छोटी छोटी चीजें नेशनल इनकम के बारे में हम देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहला जो एक पार्ट में आपको इस चीज में हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे दैट नेशनल इनकम इज फ्लो कंसेप्ट। ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट तो है, साथ ही साथ में इसको बोला जाता है फ्लो कंसेप्ट। नाउ इकोनॉमिक स्टडी में हमेशा से दो तरीके से कंसेप्ट्स का डिवीजन होता है, एक है फ्लो कंसेप्ट और उसके अपोजिट होता है स्टॉक कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट मतलब वो चीजें जो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, इन प्रोग्रेस, जो कंटिन्यूअसली चलती है, फ्लो में चलती है। जैसे एग्जांपल अगर हमको लेना है, इस एग्जांपल में आपने ये हमेशा इवन 11 12 वगैरह में पढ़ा होगा, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन भी कंटिन्यू चलता है तो उससे आने वाला इनकम भी कंटिन्यूअस रहेगा। तो ये जो सारे है ना, ये फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो मतलब जो कंटिन्यूअसली चल रहा है। और एक और चीज, फ्लो कंसेप्ट हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है, ऑलवेज एक्सप्लेन्ड और एक्सप्रेस्ड फॉर पर्टिकुलर, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, पीरियड ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत जरूरी है कि हम उसको पीरियड ऑफ टाइम में डिवाइड करें, अदरवाइज उसको सही से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। कोई भी चीज जो फ्लो है, कंटिन्यूअस है, उस फ्लो को पीरियोडिक कंसेप्ट में डिवाइड करना पड़ता है। अगर नहीं किया तो हम कभी भी उसको स्टडी कर ही नहीं पाएंगे। इवन यही चीज आप अकाउंट्स में भी फॉलो करते हो कि अकाउंट्स में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। हम वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को 12 महीने की टाइम फ्रेम में डिवाइड करते हैं, उस पीरियड के लिए हम एक्सप्लेन करते हैं 12 महीने के लिए, तब जाके हम सही प्रॉफिट निकाल पाते हैं। अदरवाइज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगले साल की भी एडजस्टमेंट होती है, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग होते हैं, इस साल के आउटस्टैंडिंग होते हैं, और ये सब आप एडजस्ट करते हो। अगर आपको बेसिक आपका फाइनल अकाउंट्स याद होगा जो आपने 12th में 11th में पढ़ा है, उसमें आपने जब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकी एडजस्टमेंट की है, मतलब आपने किसका एडजस्टमेंट किया है, फ्लो, पीरियोडिक एडजस्टमेंट किया है। मतलब अगर छोटा सा एग्जांपल भी लेना है कि इनकम जो एक फ्लो कंसेप्ट होता है, कंटिन्यूअसली लोग अर्न करते हैं, तो आपने किसी पर्सन को पूछा कि भाई बता तेरा इनकम कितना, और उसने बोला 1 लाख रुपए, बोला उसने कि मेरा इनकम 1 लाख रुपए है, बस इतना ही बोला।
अब मुद्दा ये है कि ये 1 लाख रुपए की कमाई कितने टाइम में हुई, मतलब पूरी जिंदगी, आज तक का पूरा उसका जिंदगी भर का इनकम 1 लाख रुपए है, तो काफी मतलब बुरी बात है। 1 साल का 1 लाख रुपए कमाता है, 1 महीने का 1 लाख रुपए कमाता है, 1 हफ्ते का 1 लाख रुपए कमाता है, 1 दिन का 1 लाख रुपए कमाता है, 1 मिनट का 1 लाख रुपए, 1 घंटे का, 1 मिनट का, 1 सेकेंड का 1 लाख रुपए कमाता है। पीरियड ऑफ टाइम, कौन कितने टाइम में वो 1 लाख रुपए कमाता है, इससे आंसर बदल जाता है। देखो अमाउंट नहीं बदली, मैंने अमाउंट सेम रखी, कितनी, 1 लाख। क्या चेंज किया, टाइम, कि जिंदगी भर का, 1 साल का, 1 महीने का। जैसे जैसे टाइम कम होता गया वैसे वैसे आदमी की रेपुटेशन बढ़ती गई, मतलब 0 टू अंबानी चला गया अगर पर सेकेंड लाख रुपए कमा रहा है। क्यों हुआ ऐसा, पीरियड। तो जब कोई भी फ्लो कंसेप्ट एक्सप्लेन की जाती है, कोई भी फ्लो कंसेप्ट एक्सप्लेन की जाती है, तो वो हमेशा हमेशा टाइम के साथ ही रेफर की जाती है। तो जो पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं वो फ्लो कंसेप्ट होते हैं, जो पॉइंट ऑफ टाइम में होते हैं वो स्टॉक कंसेप्ट होते हैं। इवन अगर आपको ये फ्लो कंसेप्ट, स्टॉक कंसेप्ट, ये एग्जैक्टली इसका छोटा सा एक 20-22 मिनट का एक वीडियो, 15 से 20 मिनट का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है इसी चैनल पे, हमारा जो एनरिच नॉलेज ये चैनल है, उसमें आप वीडियोस में अगर आप देखोगे तो ये पब्लिक वीडियोस में आपको मिल जाएगा, फ्लो कंसेप्ट एंड स्टॉक कंसेप्ट, जो मैंने सीए फाउंडेशन के वर्किंग के लिए पढ़ाया हुआ है, बट ओपन वीडियो है तो आप देख सकते हो। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे पूछो, मैसेज करो, मैं आपको लिंक भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, तो जहां आप ये फ्लो और स्टॉक में बढ़ सकते हो। मेन टाइम हम हमारे पार्ट के लिए आते हैं कि नेशनल इनकम, ये फ्लो कंसेप्ट है, मतलब ही हमें इसका स्टडी पीरियोडिक करना पड़ता है। तो यूजुअली 1 साल कंसीडर किया जाता है मैक्रो लेवल के लिए। इंडिया में रादर क्वार्टरली रिपोर्ट भी पब्लिश होते हैं जीडीपी के, बट एक पीरियोडिक कंसेप्ट है, तो उसी पीरियड का इनकम हमें कंसीडर करना है। उसके पहले का या उसके बाद का कोई फैक्टर होगा तो हमें उसकी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। मतलब कोई चीज बनी पिछले साल थी, बेची इस साल गई, तो जो बनाने की वैल्यू लगी उसकी पिछले साल, वो हम इस साल काउंट नहीं कर सकते, तो उसकी एडजस्ट, इन्वेंटरी, स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मतलब मैं ऐसे छोटे 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 फैक्टर्स देके आपको छोड़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, जब आगे कभी इन्वेंटरी का काम आएगा, एडजस्टमेंट आएगी, तो आपको ऐसा सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि सर हमको तो लगा कि स्टॉक की एडजस्टमेंट सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में होती है। उधर तो होती है, यहाँ पे भी होगी, क्योंकि हमें पीरियोडिक कंसेप्ट पढ़ना होता है नेशनल इनकम का, क्योंकि इनकम ये फ्लो कंसेप्ट है। फिर इसके अलावा नेशनल इनकम के बारे में एक और सही चीज जो हम देख सकते हैं वो है मॉनिटरी वैल्यू या मनी वैल्यू। हम बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे अलग अलग, हम बोलते हैं ना कि जितने वैल्यू के गुड सर्विसेज है उतना आपका नेशनल इनकम है। एग्रीड, डेफिनेटली एग्रीड, बट देश में एक ही गुड्स बनता है क्या, हजारों गुड्स बनते हैं, हजारों गुड्स बनते हैं, और इतने सारे गुड्स जब बनते हैं, इन सबको जब हम टोटल ऐड करेंगे तो उनके फिजिकल यूनिट मेजरमेंट अलग है। जैसे फूड ग्रेन बनता है तो किलो में काउंट होता है या क्विंटल या टन में काउंट होता है। अगर कोई लिक्विड बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो वो लीटर में काउंट होता है, राइट। कपड़ा है, मीटर में काउंट होता है। तो अगर आपको इन सारे चीजों की ऐड करनी है तो आप फूड ग्रेन का किलोग्राम, फिर पेट्रोल का लीटर, कपड़े का मीटर, इन सबको ऐड करना पॉसिबल नहीं है। ये अलग अलग मेजरमेंट है, किलोग्राम, लीटर, मीटर, इनको ऐड नहीं कर सकते। बट 1 किलोग्राम कितने रुपए में आता है, इन सब चीज को हम रुपी टर्म्स में या मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मनी टर्म में कन्वर्ट करके फिर हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो जब भी हम ये नेशनल इनकम की वैल्यूज निकालेंगे वो हमेशा मनी वैल्यू रहेगी, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जितने गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम बनाएंगे, उनकी मॉनेटरी वैल्यू मतलब नेशनल इनकम। अब इस चीज की वजह से नेशनल इनकम में एक लिमिटेशन भी आ जाता है कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसका मॉनेटरी कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, मॉनेटरी कैलकुलेशन ही आप नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर पाते, ये उसका लिमिटेशन है। तो जो नॉन मॉनेटरी चीजें हैं, नॉन मॉनेटरी सर्विसेज, वो नेशनल इनकम से एक्सक्लूड किए जाते हैं, एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। नेशनल मतलब वो एक्चुअल प्रोडक्टिव होने के बाद भी नेशनल इनकम में वो कंसीडर नहीं हो पाती, विच इज अ अनफॉर्चुनेट थिंग। ऑब्वियसली वो प्रोडक्टिव है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ जो घर पे काम करती है, वो सारा काम वो आउट ऑफ लव, नेचुरल अफेक्शन के लिए किया जाता है। ऑब्वियसली वही काम अगर आप किसी मेड से करवाओगे तो उसकी वैल्यू आप लगा सकते हो, बट घर पे मम्मी जितना काम कर रही है उसका
या कोई भी पर्टिकुलर हाउस होल्ड पर्सन घर के लिए काम कर रहा है उसका मॉनेटरी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए वो नॉन मॉनेटरी सर्विसेज में है और नेशनल इनकम में वो कंसिडर नहीं होगा। जो मनी वैल्यू में मॉनेटरी टर्म्स में काउंट हो सकता है उसी को हम नेशनल इनकम में कंसीडर कर पाते हैं। जो मनी टर्म्स में नहीं आता है उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर पाते। तो नेशनल इनकम जैसे एक फ्लो कंसेप्ट है, फिर फाइनेंशियल ईयर के लिए कैलकुलेट होता है, सिर्फ मनी वैल्यू के लिए रहेगा। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू हम वहां पे कंसीडर करते हैं। अब ये पर्टिकुलर इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का लॉजिक होता है। फिर एक डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होती है, एक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की एक एडजस्टमेंट होती है। ये सारे जो एडजस्टमेंट है ये हम कल के सेशन में देखेंगे। आज के सेशन के लिए हम बहुत सारा कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम इतना ही देखेंगे। कल के कंसेप्ट में आपका इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स का पार्ट, डेप्रिसिएशन वाला पार्ट एंड फॉरेन इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तीनों पार्ट रहेंगे जो काफी काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन्हीं चीजों के ऊपर फिर आगे जाके जो कंसेप्ट आते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सारे पार्ट आपको वहां पे आने वाले हैं। तो इसीलिए ये कल का जो सेशन रहेगा, ये जितने भी बेसिक सेशंस है ये ध्यान से देखने। मैंने बोला है कि ये पूरा यूनिट, मैं वापस बता देता हूँ, पूरा के पूरा यूनिट मैं पढ़ाऊंगा और एनरिच नॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो आप इसको पढ़ो, देखो, इसका पूरा बेनिफिट उठाओ, कंसेप्ट के साथ पढ़ो। याद रखना, इकोनॉमिक सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे। सिर्फ रट्टा करने जाओगे तो मुश्किल होगा। तो सिंपल सी बात है, पढ़ो, समझो, फिर याद करो। रादर फिर याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इवेंचुअली जब हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए बढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली ये रियलाइज हो जाएगा कि अगर आप कंसेप्ट के साथ पढ़ते हो तो ये आपको बहुत बहुत अच्छे से काम आएगा। काफी सारा कंसेप्चुअल डिस्कशन आज हुआ है, पहले आगे के भी सेशंस में कंसेप्चुअल डिस्कशन बहुत होने वाला है, तो लेक्चर्स मिस मत करना। थैंक यू वेरी मच।